हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप मेघवाल और मैं आज आपके लिए लाया हूँ साइंस सब्जेक्ट के पदार्थ टॉपिक का जो लास्ट चैप्टर अपना बचा था वो, यानी आज हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे तथा इसकी कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वाष्पीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण 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 की एक साधारण सी परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि वाष्प का वायुमंडल में उड़ना, यानी जल का वाष्प बन के उड़ना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक से कम तापमान पर। किससे? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक। यानी क्वथनांक किसे कहेंगे, कल पढ़ा था हमने कि द्रव का वाष्प में बदलना, यानी द्रव को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर किसी भी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना। क्वथनांक से कम तापमान पर किसी भी द्रव पदार्थ का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। यानी क्वथनांक से भी कम तापमान पर अगर कोई द्रव वाष्प में बदल रहा है, यानी द्रव किस में बदल रहा है, वाष्प में, यानी गैस में बदल रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं। तो इस वाष्पीकरण के बढ़ने के कुछ कारण होते हैं, तो उन कारणों का भी अध्ययन करेंगे, यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 कारक है सतह क्षेत्रफल बढ़ना। सतह का क्षेत्रफल बढ़ना, सतह का क्षेत्रफल बढ़ना। अब ये क्या हुआ, इसके बारे में समझेंगे कि सतह का क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा। यानी किसी भी पदार्थ का अगर वाष्पीकरण हो रहा है, किसी भी पदार्थ का वाष्पीकरण हो रहा है, जैसे कोई ये मग है, ये गिलास है, इसमें इस पदार्थ को या द्रव पदार्थ को या जल को भर रखा है, तो इसका वाष्पीकरण केवल इसी एरिया से होगा, ठीक है। तो ये कम वाष्प में बदलेगा। लेकिन अगर इसको किसी प्लेट में रख दिया, इसी द्रव को किसी प्लेट में रख दिया, तो इसकी सतह क्या हो गई, बढ़ गई। तो यानी वाष्पीकरण की सतह बढ़ने पर वाष्प यानी पदार्थ या द्रव की सतह बढ़ने पर वाष्पीकरण भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। नंबर 2 पे लिखेंगे, सतह के क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। तापमान के बढ़ने पर, किसके बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर। तापमान के बढ़ने पर भी क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान के बढ़ने पर वाष्पीकरण क्या रहेगा, बढ़ेगा। वाष्पीकरण क्या रहेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर पदार्थ को का ताप बढ़ाएंगे, किसी भी पदार्थ का अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उसके कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे तो इनके मध्य का आकर्षण बल टूट जाएगा। आकर्षण बल टूटने के बाद ये स्वतंत्र रूप से गति करेंगे और वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण भी क्या होता है, बढ़ता है। नंबर 3 लिखेंगे, अगर वातावरण में आर्द्रता कम है। क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। यानी हमारे आसपास के वायुमंडल में स्थित नमी को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता। क्या कहते हैं, आर्द्रता। तो आर्द्रता किसे कहेंगे, हमारे आसपास के वायुमंडल में स्थित नमी को आर्द्रता कहते हैं। यानी वायुमंडल में जो भी पानी की बूंदे हैं, जलवाष्प में, उसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता। अगर हमारे आसपास के वातावरण में आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता में क्या होनी चाहिए, कमी। किसमें, वायुमंडल की आर्द्रता में कमी होनी चाहिए। नंबर 4 में लिखेंगे हम, आर्द्रता में कमी, ठीक है। तो ये हो गए इसके मुख्य मुख्य कारक की कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करेंगे, वाष्पीकरण की। अगर पदार्थ की सतह बढ़ रही है तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। और आर्द्रता में कमी है तब भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। तो इसकी संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में भी
हम अध्ययन करेंगे कि वाष्पीकरण से संबंधित कुछ घटनाएं कैसी है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुप्त ऊष्मा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? गुप्त ऊष्मा। किसे कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। एक कल छूट गया था टॉपिक, इसके बारे में पढ़ेंगे, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे? कि जब कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है। किस में बदलता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। तो उसको कुछ निश्चित ताप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ताप दिया जाता है। लेकिन ये ताप कुछ समय के लिए बढ़ता है, कुछ समय के लिए, जैसे जैसे द्रव से ठोस से द्रव में नहीं बदलेगा वहां तक ताप बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब ठोस से द्रव में बदल जाता है तब भी यह ताप क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो ताप कहाँ गया? तो इस ताप को अवस्था परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग किया गया? तो यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है अवस्था परिवर्तन के लिए? गुप्त ऊष्मा का, ना कि ताप का। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए जिस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, जिस ऊष्मा का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, उसे कौन सी ऊष्मा कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेटेंट हीट, यानी इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी जब भी कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है वहां पे गुप्त ऊष्मा काम में आती है। तथा ताप, इसमें क्या रहता है? जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो तापमान कैसा रहता है? स्थिर। कैसा रहता है? स्थिर। तापमान कैसा रहता है? स्थिर रहता है। तब भी पदार्थ जैसे ठोस है तो ठोस से किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में। लेकिन यहाँ पे तापमान कैसा रहेगा? स्थिर। कैसा रहेगा? स्थिर। यानी जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी पदार्थ द्रव से किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। लेकिन तापमान कैसा रहता है? स्थिर रहता है। यहाँ भी तापमान कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। तो ये इस तापमान तो स्थिर है, तो अवस्था परिवर्तन कैसे हुई? तो ये अवस्था परिवर्तन किसके कारण होती है? गुप्त ऊष्मा के कारण होती है। अब वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण हैं हमारे जीवन में, उनका ध्यान रखते हुए हम वाष्पीकरण में आगे बढ़ेंगे। तो वाष्पीकरण में नंबर 1 लेंगे हम, जैसे हम किसी भी पदार्थ को या एसीटोन को जब हमारी हथेली में रखते हैं, नाखून लगाने में जो पॉलिश होती है, नाखून लगाने, महिलाएं नाखून लगाती हैं, उंगलियों में नाखूनों में पॉलिश लगाती हैं, तो वह भी वाष्पीकरण के द्वारा वह चिपक जाती है। ठीक है, तो ये वह हमें ठंडाई भी महसूस कराती है। तो सबसे पहले एसीटोन का उदाहरण लेंगे। किसका उदाहरण लेंगे? एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? तो इसका उदाहरण लेंगे कि एसीटोन नामक पदार्थ को कहाँ रखा जाता है? हथेली पे। कहाँ रखा जाता है? हथेली पे। एसीटोन नामक पदार्थ को जब हथेली पे रखा जाता है तो ये हमें ठंडाई महसूस कराता है। क्या महसूस कराता है? ठंडाई। ठंडाई क्यों महसूस कराएगी? जैसे किसी का भी हाथ है, हाथ का स्तर है, इसमें मैंने एसीटोन की बूंदे डाल दी, एसीटोन को रख दिया, तो ये एसीटोन धीरे धीरे सूखने लगेगा। क्या करने लगेगा? सूखने लगेगा। तो ये वाष्प बन के उड़ने भी लगेगा। वाष्प बन के उड़ने लगेगा तो अंदर से इसको वाष्प बन के उड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि हथेली पे जो वाष्प एसीटोन था उसमें कुछ ऊर्जा थी, वो तो बन गई, वाष्प बन के उड़ने लग गई। तो यहाँ पे एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी खत्म हो गई तो कहाँ से एनर्जी लेगा? हाथ से। हाथ की त्वचा से एनर्जी लेगा। त्वचा से एनर्जी लेने के कारण ही हमारे हाथ की त्वचा में क्या होती है? ठंडाई उत्पन्न हो जाती है। तो ये एसीटोन का उदाहरण है कि जब एसीटोन को हथेली पे रखा जाता है तो हमारी हथेली ठंडी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब एसीटोन को हथेली पे रखा जाता है तो एसीटोन तो वाष्प बन के उड़ने लग जाता है, और इसी एसीटोन को इस हथेली से ऊर्जा लेनी पड़ती है। इसके पास ऊर्जा कम हो जाती है तो हथेली से ऊर्जा लेगा, तो हथेली की ऊर्जा कम होगी तो हथेली कैसी पड़ जाएगी? ठंडी पड़ जाएगी। इसी प्रकार गर्मियों में छतों पे, नंबर 2 पे, गर्मी के दिनों में क्या किया जाता है? गर्मी के दिनों में छतों पर पानी डाला जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में छतों पे क्या डाला जाता है? शाम को पानी डाला जाता है।
जब ये पानी वाष्प बन के हवा में उड़ता है तो ये वाष्प बनने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा कहाँ से लेता है? छत से। तो ये छत की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और वाष्प बन के उड़ जाता है, यानी सूखने पर छत ठंडी हो जाती है। इसीलिए शाम के टाइम छतों पे क्या डाला जाता है? पानी डाला जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में मटके का ठंडा होना। गर्मी के दिनों में मटका ठंडा कैसे होता है? कि मटका, ये देखो आपका मटका है, इसको समझते हैं, सारी बातें इसी पे निर्भर हैं, एक ही बात पर, कि मटके में ठंडा पानी भरा जाता है। जब ये ठंडा पानी भरा जाता है, ऊपर से पानी डाला जाता है, तो ये ऊपर का जो पानी है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि मिट्टी का होता है। जब ये ऊपर का पानी वाष्प बन के उड़ने लगता है, क्या करने लगता है? वाष्प बन के उड़ने लग जाता है, तो ये बाहर ऊर्जा की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ये अपनी ऊर्जा की कमी की पूर्ति करने के लिए कहाँ से ऊर्जा लेगा? अंदर से। कहाँ से ऊर्जा लेगा? अंदर से। तो ऊर्जा की कमी होने पर अंदर भी क्या होगी? ठंडाई उत्पन्न हो जाएगी। इसी कारण गर्मी के दिनों में पानी जो भरते हैं मिट्टी के बर्तनों में भरते हैं, ताकि मिट्टी के बर्तन जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पे जो जल की बूंदें होती है वाष्प बन के उड़ जाती है, तो इस जल की बूंदों की पूर्ति करने के लिए ऊर्जा अंदर से ली जाती है। ऊर्जा पानी अंदर मटकी के पानी में ऊर्जा कम होने पर ये भी कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में, नंबर चौथा उदाहरण है, गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनते हैं। कौन से वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। तो सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? ताकि गर्मी के दिनों में जब भी हमारे शरीर पर क्या आता है? पसीना। क्या आता है? पसीना आता है। तो ये सूती वस्त्र क्या करते हैं? उस पसीने को सोखते हैं। क्या करते हैं? सोखते हैं। सोखने के बाद ये सूती वस्त्र उस पसीने को सोखते हैं। सोखने के बाद सूती वस्त्र से पसीना लथपथा जाता है, तो ये पसीना क्या करता है? वाष्प बन के उड़ने लगता है। क्या करने लगता है? वाष्प बन के उड़ने लग जाता है। वाष्प बन के उड़ने लग जाता है तो वहां पे ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो ये हमारे शरीर से लेने लगती है। कहाँ से लेने लगती है ऊर्जा? शरीर से। तो शरीर में जहाँ पसीना है वहां पे क्या पहुंचाती है? ठंडा है। इसीलिए आपने जब भी सूती वस्त्र पहनते तो पसीना सोखता है, तो हमें किसकी अनुभव होती है? ठंडाई का अनुभव होता है। तो ये 3-4 उदाहरण है। आप एक बात ध्यान रखना कि वाष्प उत्सर्जन होगा, अंदर से ऊर्जा खींचेगा, तो उस स्थान पे ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो हमें क्या महसूस होगी? ठंडाई महसूस होगी। आपने देखा होगा कि जब ठंडा गिलास का पानी लेते हैं, एक उदाहरण देखो, ये ठंडा गिलास का पानी है, इसमें मान लो ठंडा पानी भरा है। कौन सा पानी भरा है? ठंडा। तो आपने देखा होगा इसके बाहर की सतह पे जल की बूंदें आ जाती है। ये जल की बूंदें कहाँ आई? क्योंकि अंदर तो कैसा पानी भरा है? ठंडा। कैसा पानी भरा है? ठंडा। तो गिलास भी कैसा हो गया? ठंडा। कैसा हो गया? ठंडा। लेकिन बाह्य वातावरण में, वायुमंडलीय वातावरण में वायु उपस्थित होती है, ये आती जाती किससे टकराती? गिलास की सतह से टकराती। किससे टकराती? गिलास की सतह से टकराती। तो गिलास पहले से ठंडा है, तो ये वायु की बूंदें जब गिलास की सतह से टकराएगी तो ये भी ठंडी होगी, किसमें बदल जाएगी? द्रव में। किसमें बदल जाएगी? द्रव में। इसी कारण जब किसी कांच के गिलास में, किसी भी गिलास में बाहर ठंडा पानी भरा जाता है, तो उसके बाहर भी जो वायु होती हैं वह जल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे वाष्पीकरण के। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। चैप्टर समाप्त हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।